इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। चलो थोड़ा सा लेट है, इन कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमारी आने वाली जो 2-3 क्लासें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और जो मैंने आज आपको नोट्स भेजे हैं, ये मान के चलना, मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं भी आपको ऐसे नोट्स मिल जाएं तो देख लेना आप लोग। इतना साफ सुथरा सटीक लिख के दिया है मैंने आप लोगों को, मतलब कोऑर्डिनेशन से आपका एक भी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा सोचना भी ना पड़े आप लोगों को। इस तरह से आपके क्वेश्चन होने चाहिए कोऑर्डिनेशन से। 3 क्लासें हम लोग कर चुके हैं और आने वाली 2-3 क्लासें, मतलब जो भी क्लासें होंगी अब कोऑर्डिनेशन की, वो सारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी से। एक्चुअल में हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारा एक तरह से जो टॉपिक है वो क्या है? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और देखो, बॉन्डिंग स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स ने क्या किया? अल्फ्रेड वर्नर, जो मैंने आपको बताया था, जो नोमेनक्लेचर जो है वो इसी अल्फ्रेड वर्नर के सजेशंस पर बेसिस्ड है। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया कि कुछ कोबाल्ट क्लोराइड के इस टाइप के कंपाउंड्स लिए और उन्होंने फिर उन सारे कंपाउंड्स का कलर चेंज किया, कलर चेक किया। और कलर में उन्होंने पाया कि एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है, जिसमें देखो नंबर ऑफ अमोनिया लिगेंड्स या अमोनिया मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इनमें जो एक क्राइटेरिया रखा, वो क्राइटेरिया क्या था कि उन्होंने जो अमोनिया था उसका रेशो अलग अलग ले लिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जब अलग अलग रेशो लिया तो इनके जो कलर चेक किए तो इनके कलर भी अलग अलग आए। जैसे ये वाला ऑरेंज येलो आया, ये पिंक कलर का, ये वॉयलेट कलर का। ये देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 कलर का मिला। ये जो कंपाउंड है ये वाला, ध्यान से समझना, ये दो दो कलर में मिला इसको। कि कई बार उसका कलर ये वाला आ रहा था तो कई बार इसका कलर ये वाला आ रहा था। ठीक है, तो उस समय वर्नर साहब एक्चुअल में एक्सप्लेन कर नहीं पाए कि ये दोनों कलर अलग अलग क्यों हैं। आप लोग बता सकते हो क्या भाई कि इस कंपाउंड के, ये जो कंपाउंड है पर्टिकुलर, औरों के सबको सिंगल कलर नजर आए उसको, लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड था ये वाला COCl3.4NH3, यहाँ पे इसको 2 कलर मिले। तो आप लोग बता सकते हो कि इन 2 कलर का कारण क्या था? देखो, इसका कारण मैं बता देता हूं। एक्चुअल में इसके जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, इस वजह से इसके 2 कलर दिखाई हो। 2 ज्यामितीय समावयवी होते हैं, इस वजह से ये 2 कलर में मिलता है। ठीक है, इसके बाद में उसने क्या किया, ये कलर तो मिले ही उनको, इन कलर के बेसिस पे उन्होंने बताया कि ये जो कंपाउंड हमने लिखे हैं, ठीक है, इन कंपाउंड्स के बेसिस पे उन्होंने अपनी कुछ एक तरह से जो भी उनके पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बताई। हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ अवधारणाएं थी, और उनका जो मेन कंसेप्ट था वो यही था कि उन्होंने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के, कलर के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में बताया कि एक्चुअल में जब भी कोई मेटल आयन एक तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस कंडीशन में वो मेटल आयन 2 तरह की वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, 2 तरह की संयोजकताएं रिप्रेजेंट करता है। मेन जो कंसेप्ट है वर्नर का वो यही है। इसने बताया कि संयोजकताएं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें जो वैलेंसी होती हैं, जो संयोजकताएं होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो मेन जो कंसेप्ट था वो क्या कंसेप्ट था? क्लियर आ गया?
कि उन्होंने ये बताया कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो वहां पर दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और वो दोनों मेटल के द्वारा शो की जाती है। मीन्स मेटल दो तरह की वैलेंसी या संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक प्राइमरी संयोजकता होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो उन्होंने पहले क्या किया, इन दोनों वैलेंसीज में डिफरेंट बताया, डिफरेंस। अब आप लोग समझना एक बार, फिर आगे समझेंगे सारी चीजों को। पहले वन बाय वन आप पॉइंट्स को देख लो सारे। तो उन्होंने क्या बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बता दी उन्होंने। अब उन्होंने इन दोनों वैलेंसीज में डिफरेंस बताया। और डिफरेंस क्या बताया देखो उन्होंने, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा, एक तरह से अगर हम लोग पहले एक कंपाउंड ले लें, उनमें से कोई सा भी, सपोज मैं ले लूं उनमें से ये वाला कंपाउंड ले लेते हम लोग, एफ ई, एक अलग ही कंपाउंड, चलो उन्हीं में से ले लेते हैं, अदरवाइज आपको लगेगा थोड़ा सा। सपोज ये कंपाउंड ले लिया मैंने, COCl3.4NH3। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया एक बार समझना। अगर इसको एज ए कॉम्प्लेक्स लिखा जाए तो 4 तो अमोनिया लिगेंड बन जाएंगे, ठीक है, होल 4, और 2 Cl2 लिगेंड बन जाएंगे, और यहाँ पे केवल एक Cl बचा। और जब हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, ध्यान से समझ लेना, तो कहानी क्या होगी, ये डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होने के बाद क्या बनेगा देखो, ये होल 4, इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, और ये Cl+ निकल जाए। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के बाद और उन कलर्स के बेसिस पे वर्नर ने क्या बताया कि जो वैलेंसी है वो दो तरह की होती है। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या कहा उन्होंने, प्राइमरी वैलेंसी को, ये जो वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। मतलब जो मेटल की प्राथमिक संयोजकता होती है या प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो उस कॉम्प्लेक्स में उस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। क्लियर है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उस कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है। अब देखो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑलवेज आयनिक होती है, ये आप लोग ध्यान रखें। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, मतलब जिस आयन से प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई की जाएगी वो हमेशा आयनिक फॉर्म में हो। दूसरा यहाँ पे अगर जो कोऑर्डिनेशन वैलेंसी या जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो जो होगी वो सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो नॉन आयनिक और कोवलेंट हो सकता है। मींस वो आयनिक नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। वो नॉन आयनिक भी हो सकती है और वो कोवलेंट भी हो सकती है। नॉन आयनिक, देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हमेशा आयन की फॉर्म में जाएगा, सपोज X-, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कभी भी आयनिक फॉर्म में नहीं जाएगा। वो नॉन आयनिक भी हो सकता है और वो कोवलेंट भी हो सकता है। क्लियर है। NH3 है या NH4, नहीं NH3 है, होल 4 है, यहाँ पे 3 कर लो। NH3 का तो मैंने बताया ही था, NH3 है, होल 4 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो और इंपॉर्टेंट, 3rd नंबर पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑलवेज एनायन से ही सेटिस्फाई होगी, ये आप लोग ध्यान रखें, हमेशा एनायन से ही सेटिस्फाइड होगी। जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो एनायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, न्यूट्रल स्पीसीज से भी सेटिस्फाई हो सकती है, और कैटायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। अब आप लोग मेरे को ये बताओ ये वाला स्टेटमेंट सही लिखा है या गलत लिखा है, मैंने फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये वाला जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होती है, एनायन से भी हो सकती है, न्यूट्रल से भी हो सकती है, और कैटायन से भी हो सकती है।
ये स्टेटमेंट सही है या उसमें कुछ करेक्शन करना है? फटाफट रिप्लाई करो। सही है, क्योंकि देखो वो स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि लिगेंड किसी भी टाइप का हो सकता है। बिल्कुल सही है, वो एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है उसका ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन करेंगे या स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करेंगे तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और ये आपको पता ही है, पूरा पार्टिसिपेशन होता है ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में सेकेंडरी वैलेंसी का, क्योंकि इसी कोऑर्डिनेशन नंबर से तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का डिसीजन किया। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी एनायन है, अब ध्यान से समझना आप लोग थोड़ा सा, ये उसी ने बताया था, वर्नर साहब ने। वर्नर साहब ने ये कहा था कि अगर कोई एनायन है तो वो बड़ा तेज होता है, वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है और वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है। बट मजे की बात यह है कि एक साथ साइमल्टेनियसली उसी टाइम में वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को। देखो ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से इस बात को, कि जो केवल एनायन की बात है यहाँ पे, कैटायन और न्यूट्रल लिगेंड की बात नहीं हो रही है, ध्यान रख लेना। केवल एनायन का डिस्कशन हो रहा है कि एक जो एनायन है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो एनायनिक लिगेंड होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये सारी कहानी वर्नर साहब ने बताई। इसके बाद की कहानी देखो। अब देखो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद वर्नर साहब ने क्या कहा, देखो वर्नर साहब ने ये कहा कि एक्चुअल में ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है उसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये वाली होती है। अब देखो आप सबको पता है, ध्यान से समझना, देखो अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो अब आप लोग बता दोगे +3। क्लियर है? अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब +3 है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे 6 के 6 जो लिगेंड है वो अमोनिया है, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस 3 क्लोरीन की वजह से है। इसका मतलब यहाँ पे जो Cl3 है, तीनों क्लोरीन है, वो केवल प्राइमरी वैलेंसी का काम करेगा। उनमें से कोई भी क्लोरीन जो होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी का काम नहीं करेगा। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दी है मैंने, देखो 6 अमोनिया जोड़ दिए हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे और 3 क्लोरीन जोड़ दिए हैं प्राइमरी वैलेंसी के लिए। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा समझो कि अगर ये वाला कंपाउंड ये वाला है तो यहाँ पे देखो, अब एक जो क्लोरीन है इनमें से वो अब लिगेंड का काम भी करेगा। अब आप अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग, देखो अच्छी तरह से। ठीक है, अब जब लिगेंड का काम करेगा तो देखो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला क्लोरीन अब तेज हो गया, ये कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। और देखो एक क्लोरीन के आगे मैंने डबल लाइन लिखा दी है, एक कंप्लीट लाइन है और एक डबल, मतलब एक कंप्लीट और एक डैश डैश है। ये वही क्लोरीन है जो अंदर भी काम आ रहा है, मीन सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम लोग आगे चले, ये लो, अगर इसकी बात करें तो इसमें अब 2 क्लोरीन लिगेंड का काम करेंगे, क्योंकि ये लिगेंड हमारे कम पड़ रहे हैं 6 लिगेंड होने में, तो 2 क्लोरीन ले लिए। अब देखो अगर देखा जाए तो ये दोनों क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो 2 क्लोरीन के आगे मैंने 2 बॉन्ड बना दी है, एक कंप्लीट लाइन और एक डॉटेड लाइन, और वहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था, कंप्लीट लाइन सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगी और जो डॉटेड लाइन है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी। NH3 6 होगा कहाँ पे भाई?
NH3। अच्छा ये वाला, ये थोड़ा सा आप लोग समझते हो, ये केवल थोड़ा सा इश्यू है लिखने का। आप इन चीजों का टेंशन मत किया करो, ये ऑब्वियस चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप लोग समझ जाते हो, छोटी छोटी चीजें हैं, देखो आपको भी पता है क्या बोल मैं वो सही रहा हूं, ये ध्यान रखना। वो लिखने में ही हुआ होगा। अगर अब की बार 3 अमोनिया है, इसका मतलब देखो ध्यान से समझना, तीनों के तीनों क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का काम करेंगे। तो देखो तीनों, 2 ही क्लोरीन बनाए मैंने ना, 2 तो नहीं बनाए, 3 बनाए, लेकिन मैंने यहाँ पे मेरे को Cl लगाना है। चेक कर लो भाई एक बार आप लोग, ये लो, अब ठीक हो गया। अभी भी ठीक नहीं हुआ, एक जगह और हटाना पड़ेगा मेरे को, अमोनिया हटा दे। ये लो है 3, ठीक है। तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। देखो यहां तक देखा जाए तो वर्नर थ्योरी का कोई यूज नहीं है, मतलब यहां से मेरे को लगता नहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्नर थ्योरी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। बस एक पूछ सकता है कई बार कितने क्लोरीन है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। वैसे सिंपल चीज है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहां से क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी, कि वर्नर्स थ्योरी को कैसे प्रूव किया गया, कौन से एक्सपेरिमेंट से वर्नर्स थ्योरी को प्रूव किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां का, ये ध्यान रखें। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। देखो 2 तरह से वर्नर्स थ्योरी को प्रूव किया गया। एक तो किया गया आयनिक रिएक्शन से, और आयनिक रिएक्शन से कैसे प्रूव किया गया ध्यान से समझना आप लोग, कि जब जो कोबाल्ट क्लोराइड कंपाउंड थे उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, जब उन कंपाउंड्स की रिएक्शन AgNO3 से की गई, या हम लोग कह सकते हैं कि जब सूटेबल रिएक्शन से, सूटेबल रिएजेंट से रिएक्शन करवाई गई, ठीक है। सर सेकंड में कैटायन का समझ नहीं आया है सर, एक्सप्लेन। कौन सा, कौन से कैटायन का सेकंड का मतलब मैं समझा नहीं, यहाँ की बात कर रहे हो या कहाँ की बात कर रहे हो, कुछ पिछली क्लास की बात कर रहे हो? पर भूपेंद्र कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, लास्ट वाली क्लास की बात कर रहे हो? सेकेंडरी में मतलब सेकेंडरी का क्या है, मैं समझ गया आपकी बात। मतलब आप एक बात तो, कि सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, लिगेंड से, ठीक है। और आपको सबको पता है लिगेंड कौन कौन सा हो सकता है, लिगेंड एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी होता है। आपको मैक्सिमम बुक्स में 2 ही चीज मिलेंगी, कि एनायन और न्यूट्रल दोनों तरह की वैलेंसी, मतलब दोनों तरह के एटम से या लिगेंड से सेटिस्फाई हो सकती है। कैटायन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि जो कैटायन लिगेंड है उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होती है, कोई एक्सेप्शन में ही होते हैं, ये मान के चलना। जैसे मैंने कल बताया था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बिल्कुल। तो ये केवल एक एक्सेप्शनल केस मैंने बताया, आपको मान के चलना। बाकी जनरली आपको बुक्स में 2 ही चीजें मिलेंगी, बिल्कुल सही बात है, एनायन और न्यूट्रल। क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स हैं मैक्सिमम लिगेंड जो होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, या तो एनायनिक या फिर न्यूट्रल। इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। बाकी अगर हम लोग वो जो 2-3 पॉजिटिव लिगेंड हैं उनको भी कंसीडर करें, क्योंकि ये तो आप भी मानते हो कि कल ही मैंने बताया था NO+, उसने भी तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई किया था, लेकिन ये मान लो कि वो एक्सेप्शनल में है। बाकी जनरल बात तो यही है, क्योंकि लिगेंड तीनों तरह के हो सकते हैं। क्लियर है भाई? भूपेंद्र अब बताओ आप लोग, मेरी बात समझ में आ गई? चले आगे, चलो हाँ सर आगे चलते हैं। बस वही है कंसेप्ट, कि लिगेंड वाली कहानी है, लेकिन बुक्स में क्या है वो इग्नोर कर देते हैं जो कैटायनिक लिगेंड है, कि इनकी संख्या बहुत कम। अब आप खुद भी देखो इतने सारे लिगेंड पढ़ते हैं, लेकिन 2 या 3 ही तो पढ़े हमने कैटायनिक लिगेंड। तो देखो जब हम लोग उन्हीं कंपाउंड्स की रिएक्शन जब हम लोग AgNO3 से करवाते हैं, तो देखो एक बार अगर हम लोग सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड था CClO3 6NH3, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई AgNO3 से,
अब हम लोग देखो मान के चलना, अब यहाँ पे अभी आप रेशो की बात नहीं कर सकते कि कितने मोल AgNO3 लिए, हमने तो ये मान लो जितना चाहिए था उतना ले लिया। इस कंपाउंड में हमें 3 मोल AgCl का पीपीटी मिला, और अगर इसकी जगह हम लोग ले ले CCl3 5NH3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाई AgNO3, तो यहाँ पे हमें मिला केवल 2 AgCl का पीपीटी। और अगर ऐसे ही हम लोग ले लें, तो ध्यान से समझना मेरी बात, अब यहाँ पे ले ले 4NH3, और यहाँ पे फिर AgNO3 से रिएक्शन करवा दे, यहाँ पे मिला केवल 1 मोल AgCl का पीपीटी। जब हमने ले लिया COCl3 3NH3 प्लस AgNO3, और यहाँ पे हमें AgCl का पीपीटी नहीं मिला। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, क्योंकि इस रिएक्शन के बेसिस पे ये क्लियर हुआ, ध्यान से समझना, कि ये जो कंपाउंड है इसमें जो आयोनाइज्ड होने वाले क्लोरीन है वो 3 क्लोरीन है, इसलिए इसे हमें 3 मोल AgCl का पीपीटी मिला है। जबकि इससे क्या क्लियर हुआ, इसमें जो आयोनाइज्ड होने वाले Cl हैं वो 2 ही हैं, और 2 होने की वजह से हमें कितने AgCl मिले, 2 मिले। इसमें केवल एक Cl आयोनाइज्ड हो सकता है, इसलिए हमें 1 AgCl मिला, और इसमें कोई भी Cl जो है वो आयोनाइज्ड होने वाला नहीं है, इसलिए इसे, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखी जा सकती है, हमें 3 Cl बाहर रखने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, CONH3 होल 6 Cl3, ये इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसका मतलब जो आयनिक रिएक्शन हमने करवाई है उसमें जो हमें AgCl का पीपीटी मिलेगा, उसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कितने क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे, और कितने क्लोरीन केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो इसमें क्लियर है 3 मोल AgCl मिले हैं, इसका मतलब क्लियर है कि इस कंपाउंड में जो 3 क्लोरीन है वो तीनों के तीनों प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें हमें 2 Cl मिले हैं, 2 AgCl मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि एक Cl जो है वो आयोनाइजेबल नहीं है, इसका मतलब वो Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चला गया। कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, और जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चला गया इसको लिखा जाएगा इस तरह से। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे जो एक क्लोरीन है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, और ये क्लोरीन 2 क्लोरीन केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एक बार कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मोल AgCl का पीपीटी मिलेगा। अभी एक दूसरा क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इसके बाद, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्लियर है, एक ही Cl को बाहर रखना है, इसका मतलब 2 Cl जो होंगे वो अंदर चले जाएंगे और एक Cl बाहर होगा, और इसमें कोई पीपीटी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों जो क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चले जाएंगे, और जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चले जाएंगे तो ये वाली कहानी हो जाएगी, ये 3 और ये Cl। सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे इसका आयोनाइजेशन या इसका आयनीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्लोरीन ऐसा नहीं है जो आयोनाइज्ड हो पाए। ठीक है, तो हमें कितने मोल AgCl का पीपीटी मिलेगा, इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि कितने क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होंगे और कितने क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, या मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर हो। उसी के बेसिस पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, चार्ज जी बात की वो हर जनरल कहानी है, ये आप लोगों को पता ही है। चार्ज 0, लेकिन इन सारे कंपाउंड्स में
कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम +3, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गया। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई आपसे ये पूछ ले, ये पांचों कंपाउंड मैं वापस लिखता हूं, ध्यान से समझना, 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3 और COCl3 3NH3। फिर कोई आपसे ये पूछ ले, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में अवनमन। ध्यान से समझना भाई अच्छी तरह से, हिमांक में अवनमन। और एक पूछा जाता है कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी या चालकता। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। इन चारों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर ये पूछा जाए इन चारों में से सबसे कम हिमांक किसका होगा, इन चारों में से फर्स्ट का, मतलब कंडक्टिविटी फर्स्ट की सबसे ज्यादा और हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा किसमें होगा, और सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, ये आप लोगों को बताना है। दोनों में फर्स्ट, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग इसका डिसोसिएशन करवाएंगे, ध्यान से समझना मेरी बात अब अच्छी तरह से, जब हम लोग इसको वाटर में मिलाएंगे तो वाटर में मिलाने से क्या होगा, इसका एक तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा, आयोनाइजेशन होगा। हाइड्रोलाइसिस तो नहीं बोल सकते, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा, लेकिन बोलते यही है कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, NH3 6 प्लस स्पेस 3 प्लस और Cl माइनस। मतलब हमें कितने टोटल कितने पार्टी, देखो ये सपोज एक पार्टिकल था, हमें टोटल 4 पार्टिकल मिल गए हैं। ध्यान से समझ लेना भाई अच्छी तरह से, 4 पार्टिकल हो गए ना। एक तो ये वाला पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 3 क्लोरीन, ठीक है। अगर ऐसे ही हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहां से क्या मिल रहा है हमें, ध्यान से देखना, CONH3 all 5, just 1 minute, all 5 Cl 2 प्लस और 2 Cl माइनस। टोटल कितने पार्टिकल मिले हमें, 3 पार्टिकल मिले। अब देखो दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 चार्ज हो जाते हैं, और यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करें तो 4 ही चार्ज होंगे। देखो अब सबको पता है आपको कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। तो आप सीधी सी बात है यार, इससे 4 आयन बनेंगे, इससे 3 आयन बनेंगे, इससे 2 आयन बनेंगे, इसकी तो कहानी कुछ नहीं है, ये तो आयोनाइज्ड ही नहीं होगा, तो इसकी तो कंडक्टिविटी मान के चलो 0 है, ठीक है। तो 4 आयन होने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। और दूसरी तरह से देखा जाए तो अगर टोटल चार्ज की बात करें तो 6 चार्ज 5, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सॉरी 5 नहीं 4 यहाँ पे, और वहां पे 2 आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल चार्ज 6 4 और 10, सॉरी 2 और ये 0। टोटल चार्ज भी इसका ज्यादा है, तो आवेश जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जब भी कंडक्टिविटी की बात आए, बिल्कुल कोलिगेटिव, मैंने ये कहा था जब भी कंडक्टिविटी की बात आए, आपको याद हो तो बताना, मैंने कहा था 2 ही बातें याद रखना, या तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से चालकता बढ़ेगी, या फिर आयनों की गति बढ़ने से चालकता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई कंडक्टिविटी की। दूसरी बात कर लेते हैं हिमांक अवनमन की। देखो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये सारी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये प्रॉपर्टीज भी उतनी ज्यादा होगी। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो जिस कॉम्प्लेक्स से जितने ज्यादा आयन मिलेंगे उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में उतनी ही ज्यादा कमी होगी। और कमी होगी तो सबसे कम जो हिमांक होगा वो इसका, क्योंकि इसके डिसोसिएशन से हमें 4 पार्टिकल मिलते हैं, इससे 3 पार्टिकल मिलते हैं, इससे 2 पार्टिकल, और इसका तो एक ही बनेगा, इसका डिसोसिएशन नहीं। तो ध्यान रखना ये। अब देखो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन अब पूछा गया है एग्जाम में, आरपीएससी का ही पूछा हुआ है। आपको ये कंपाउंड दे दिए सपोज PtCl4 6NH3, ठीक है। एक दे दिया PtCl4 5NH3, एक आपको दे दिया PtCl4 4NH3, ठीक है। एक आपको दे दिया था PtCl4 NH3 था, एक दे दिया था 3 नहीं था, वो 4 था, ये 4NH3। एक आपको दे दिया PtCl4 3NH3, और एक आपको दे दिया PtCl4 2। और इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर आपको पूछ सकता है, और इनके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ सकता है। आपको सबको पता है, चलो बता दो एक बार, आप इतनी कहानी समझ में आ गई तो। इससे कितने पार्टिकल मिलेंगे हमें, इससे कितने पार्टिकल मिलेंगे और टोटल कितना चार्ज मिलेगा, बस ये बता दो आप लोग। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना मिलेगा, टोटल चार्ज कितना मिलेगा। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में। बाद में मत कहना कि सर ये रह गया मेरा, कहाँ रह गया। फटाफट चेक कर लो कितने पार्टिकल मिलेंगे डिसोसिएशन पर, और टोटल चार्ज कितना होगा हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग यूनिट कंसीडर करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताना। फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। सारा कोऑर्डिनेशन होने के बाद आपके 5 और 5 10 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, बस चीजें याद रख लेना। चलो इस क्वेश्चन को रिप्लाई करो भाई फटाफट। मैंने पूछा है इसमें टोटल कितने पार्टिकल मिलेंगे। और जो टोटल चार्ज है वो कितना मिलेगा। यार इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनमें से ये तीनों जो है स्टार्टिंग वाले वो एग्जाम में दिए थे, ये वाले हैं, इन तीनों का ऑर्डर पूछ लिया था। जल्दी बताओ भाई। 5 4 3 2 1 बिल्कुल सही है। देखो यहां से 4Cl जाएंगे, और 4Cl जाएंगे तो 4Cl माइनस की फॉर्म में जाएंगे, और एक आपका कोऑर्डिनेशन इस पे रह जाएगा। मीन्स अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो ध्यान से समझना, प्लेटिनम अमोनिया का होल 6, बस कहानी खत्म हो गई इसकी। और ये Cl4, और जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, PtNH3 होल 6, यहाँ पे 4+ और 4Cl। ठीक है, एक बार चेक कर लो आप लोग, कोई भी इशू हो तो पूछ लो। आगे चले हम लोग, ठीक है। तो ये तो हमारा वर्नर्स कंसेप्ट क्लियर हो खत्म। अब आप लोग पूछ लो कोई भी आपको वर्नर्स कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो। अल्फ्रेड वर्नर की जो थ्योरी है का यूज मैंने बता दिया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ लो एक बार।
तो सर स्क्वायर प्लेनर स्टेबल बनता है ना, फिर ओसीटी, बट सर स्क्वायर प्लेनर, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि पीटीसीएल 4 ही स्टेबल हो जाएगा, यही बात है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? तो फिर ओक्टाहेड्रल क्यों? देखो अभी एक बार हम लोग जब सीएफटी पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर हम लोग निकिल Cl4 की बात करें, जनरल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2+ में, और प्लेटिनम Cl4 2+ की बात करें, ठीक है बिल्कुल, तो आपको शायद पता होगा इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगी। याद है आप लोगों को? अगर नहीं है तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट आपको पता है क्या, ये बता दो आप लोग। बाकी मैं बता दूं, अभी आप अभी समझने के लिए मैं इसका लॉजिक बता देता हूं भूपेंद्र, आप वाले क्वेश्चन का। एक्चुअल में ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। और आप जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो ना भूपेंद्र, वो स्टेबिलिटी लिगेंड की वजह से नहीं आ रही है। आप ये कह रहे हो कि PTCl4 स्टेबल है, लेकिन वो PTCl4 NiCl4 के कंपैरिजन में स्टेबल है। अब मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली आप उसको स्टेबल नहीं बोल सकते, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि आप जो यहाँ पे इसको स्टेबल बता रहे हो वो इसके कंपैरिजन में स्टेबल हो गया। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट और ये अलग कंसेप्ट, वो मैं सारा बताऊंगा, लेकिन आपने बीच में पूछ लिया इसलिए थोड़ा सा लगेगा आपको। वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि हम 3D से 4D में चले गए, और 4D में देखो एक जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि जब हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। याद करो मैंने आपको डायरेक्शनल करैक्टर बताए थे, और मैंने कहा था आपको कि जिन 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें डायरेक्शनल करैक्टर ज्यादा होते हैं, और डायरेक्शनल करैक्टर ज्यादा होंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो आपको पता है स्टेबिलिटी भी। सर बट OH ज्यादा बनाएगा या टेट्राहेड्रल, इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा? वो तो नंबर देखो, ज्यादा पोस्ट यहाँ की अगर क्लियर कट बात करें तो ऑक्टाहेड्रल बनने की, आपको अवेलेबिलिटी लिगेंड की भी देखनी है ना, आपको अवेलेबिलिटी लिगेंड की भी देखनी है। यहाँ पे अगर चारों क्लोरीन को आप अंदर डाल दोगे तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, देखो ये आपके मनगढ़ंत क्वेश्चन है। जब आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाओगे ना तो मेरी गारंटी आपका हाथ रुक जाएगा, करके देख लो। अब आपने जो दशरथ क्वेश्चन पूछ तो लिया, अगर मैं अब आपसे इसमें रिवर्स क्वेश्चन कर लूं कि चारों प्लेटिनम को क्लोरीन में समेट दो भाई, तो आप क्या प्लेटिनम का +4 ऑक्सीडेशन नंबर करके आओगे क्या? करके आओगे क्या बताओ? क्योंकि कुछ चीजें केवल माइंड में जनरेट ही होती हैं, जब आप उनको सोल्व करने लगोगे तो खुद ब खुद आपका पेन रुक जाएगा। कैसे भाई? चलो आप ये कहना चाह रहे हो ना, जस्ट 1 मिनट भाई, आपका क्वेश्चन यही तो है कि सर PTCl4 ज्यादा बनेगा या ये वाला ज्यादा बनेगा? ये आपका पहले तो आप क्वेश्चन डिस्कस कर लो, आप यही पूछना चाह रहे हो कि नहीं पूछना चाह रहे हो? आपका क्वेश्चन यही है क्या, ये चेक कर लो पहले। नहीं सर वो NH3 के साथ स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात कर रहे हैं क्या? फिर मैं थोड़ा सा साइड में चला गया शायद। ये जो भूपेंद्र बोल रहे हैं वही बात पूछना चाह रहे हो क्या आप दशरथ? यस, अच्छा उस वाली बात, वो देखो, देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो मैं यही चीज आपको पढ़ाने वाला था लास्ट में। देखो ये जो, अब मेरे को पता है आप लोगों का कंफ्यूजन कहाँ है,
दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं? एक तो आप लोग क्या सोचते हो, हमेशा मैं बता दूं, 2 मिनट लूंगा। देखो, आपको हमेशा ये लगता होगा कि जिस कंपाउंड की सीएफएसई ज्यादा होगी वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। पहले ये बताओ, ये बात सोचते हो कि नहीं सोचते हो आप लोग? मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपके माइंड में एक चीज चलती है कि जिस कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएसई ज्यादा होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात माइंड में चलती है या नहीं चलती है? यस सर। देखो, ये बात बिल्कुल गलत है, बस यही कंफ्यूजन है। देखो, स्टेबिलिटी अलग कंसेप्ट होता है। स्टेबिलिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, तो एक अलग ही चैप्टर होता है स्टेबिलिटी का। वैसे थोड़ा सा पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स। तो इन दोनों की अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे देखो, नहीं इसकी बात कर रहा था, आप लोग इसका पूछ रहे हो, PtCl4 और PtNH3O4। अब देखो, दोनों ही कहानियां अगर आप आगे जाके सोचोगे, चलो आप लोग बताओ ये दोनों कंपाउंड पॉसिबल हैं क्या? ये बता दो आप तो मेरे को एक बार, आप ही बताओ ये चीज, भूपेंद्र और दशरथ, ये दोनों कंपाउंड पॉसिबल हैं क्या? फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। देखो, इन दोनों कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कुछ भी, कोई भी X2, यहाँ पे भी X2 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी X2 ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे X2 नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें X2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें हम लोग, तो देखो पहले, देखो डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आइडिया दे देता हूं। पहले तो इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों लिगेंड अलग अलग है। इसको हम लोग वीक लिगेंड कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करते हैं। तो देखो, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर किसी ऑर्बिटल में, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर दोनों में डी है फिर हम लोग लिगेंड के बेसिस पे कर देंगे, ठीक है? तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। सेकंड में ऑक्सीडेशन 0 बता रहे हो, नहीं जीरो, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, प्लेटिनम का 0 पढ़ते ही नहीं है। ये सारी चीजें ही ध्यान रखनी है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के मैं बता दूंगा आप लोगों को कि दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि हमें कुछ चीजें सीखनी है पहले, ठीक है? इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि CFT से भी आगे जाएंगे थोड़ा सा, तब हम लोग बता देंगे, क्योंकि हमें वहां पे डिसाइड करना है। देखो, इन दोनों की बात की जाए तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर उनकी CFSE निकालेंगे। हाँ, अगर यहीं तक इन दोनों का कंपैरिजन करें सेम मेटल में, तो केवल लिगेंड का डिफरेंस है, तो हम लोग फिर CFSE के बेसिस पर कर सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज, पढ़ा होगा ना, लेबाइल बोल दो और दूसरे तरह के इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। जब आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी का अलग ही कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। CFSE अलग कंसेप्ट है और लाइबिलिटी और इनर्टनेस मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अलग कंसेप्ट है। वो वाला पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे इन दोनों को हम लोग CFSE के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ में पढ़ा, वो देख लेंगे हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। चलो, तो हम लोगों ने कहां तक डिस्कस कर लिया? ये हमारा एक तरह से वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट हो गई है, कोई इश्यू नहीं है। या और कोई इश्यू हो वर्नर्स थ्योरी में तो आप लोग बता दो, अदरवाइज आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, एक चीज और मैंने लिख के दिया आपको नोट्स में, मैंने लिख के दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये तो सारा आइडिया होगा आप लोगों को वैसे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्योंकि हमें बार बार पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है हमें। देखो, इसमें कुछ नहीं है वैसा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
उसमें जो सेंट्रल मेटल है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बहुत इजी चीज है, आपको सबको आइडिया होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखने के लिए देखो, एक तो क्या करते हैं कि उस मेटल में जो सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरा वो लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दोनों का ऐड कर देंगे, वो उसका En होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको बेसिकली माना तो ये जाता है कि ये इनर्ट गैस जैसा होना चाहिए, जो हमारी नोबल गैसेज है उनके जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनमें। लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आप कर देना। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख के दिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स की नीड नहीं है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको दिया कॉपर NH3 होल 4 SO4। देखो अब सीधा सा कंसेप्ट है, सबसे पहले आप उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सबको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। क्या कर लो भाई, तो इसका मतलब जो हमारा कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 27 इलेक्ट्रॉन तो इस कॉपर के पास है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो इस पूरे कंपाउंड का जो En होगा वो कितना हो जाएगा, 27 + 8 = 36। और 36 सॉरी 27 + 8 35 ही होंगे, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। तो इस कंपाउंड का En जो हो गया वो कितना हो गया, 35। एक कंपाउंड को और बता देता हूं, कोबाल्ट NH3 होल 6 और Cl3। अब आपको सबको पता है यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, +3। इसका मतलब +3 का मतलब कितना हुआ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, और 27 में से 3 गए तो कितने बचे, 24। ये 24 इलेक्ट्रॉन तो कोबाल्ट के पास है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और यहां से आगे चले तो कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। 6 का मतलब एक लिगेंड कितने देगा, 2, तो 6 × 2 = 12 है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई इसके पास, 24। मतलब इसके En जो होगा वो हो जाएगा 36, और 36 मतलब किसके बराबर, क्रिप्टॉन के बराबर, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे ही देखो, ये तो कोई आपको कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ये एकदम इजी गोइंग चीजें हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा, आप लोगों को इजीली निकाल लोगे। लेकिन देखो फिर वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, लिगेंड्स वाला। अगर आपको लिगेंड्स का पता नहीं है, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, किसका ऑक्सीडेशन नंबर किस पे कितना चार्ज, तब तक आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि सिंपल सिंपल आएंगे तब तक तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा भी टिपिकल आ गया, घुमा के दे दिया, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। En तो निकाल लोगे, En में किसी को कोई इशू नहीं है, सिंपल चीजें है, एक तरीका मैंने बता दिया है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे की कहानी क्या है, देखो अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो हम लोग वैसे देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बीबीटी, लेकिन बीबीटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बीबीटी और सीएफटी का कंपैरिजन भी दे रखा है आपके, और इसके बिना फिर सीएफटी पढ़ने का कोई मजा भी नहीं है। तो देखो सबसे पहली जो चीजें आपको ध्यान रखना है, देखो अगर आपको कोई ये पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछ ले, एक बार सिंपल क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग को किस बेसिस पर एक्सप्लेन करता है। देखो मैं आपको बताता हूं कि बॉन्डिंग जो बनती है या तो आयनिक इंटरेक्शन हो,
या कोवलेंट इंटरेक्शन हो, और कोवलेंट इंटरेक्शन का दूसरा नाम है ओवरलैपिंग। देखो एक आपने कहीं पढ़ा हो तो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है बीबीटी और सीएफटी में। बीबीटी जो है वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग को समझाती है, मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे जोर देती है। एक्चुअल में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो दी गई लीनियस पोलिंग के द्वारा। लीनियस पोलिंग ने क्या किया कि सारा कंसंट्रेशन मेटल पर ही कर दिया, उसने लिगेंड को मतलब नेग्लिजिबल कर दिया। हाँ, उसने इतना सा कहा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो मेटल के वैकेंट हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल, ध्यान से समझना, मेरा वर्ड ध्यान से समझना। जो जो लीनियस पोलिंग था उसने क्या कहा, एक सिंगल स्टेटमेंट में बताता हूं कि जो वैकेंट के सॉरी जो मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, मेरा वर्ड सुन लेना, मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जबकि सीएफटी ने यह कहा था कि इनके बीच आयनिक इंटरेक्शन होती है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वो की वही थ्योरी है जो हमने पहले पढ़ ली थी। अब देखो इसके एक एक स्टेटमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो सारा लिख के दिया है मैंने। पहला स्टेटमेंट क्या है, मेटल आयन एंड लिगेंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब सीधी सी बात है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, पहली चीज। और ये बॉन्ड सिग्मा ही होता है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। कोऑर्डिनेट का मतलब कोई दूसरा बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड डोनेट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल आयन एक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये भी ध्यान रखना कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, मतलब वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और मतलब किसमें, एंड प्रोवाइड वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब किसमें लेता है, एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो किसमें एक्सेप्ट करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अभी तक समझना, एक बार हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, यहां पे मैंने वैकेंट डी ऑर्बिटल लिखा है लेकिन सिंपल वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। आगे चलो, दूसरी कहानी, नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय मेटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मेटल है वो कितने वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, वो उस मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, जो मेटल जो डी ऑर्बिटल बोल रहा था मैं, एक्चुअल में वो डी ऑर्बिटल है नहीं, यहां पे आकर के कहानी चेंज हो गई। मेटल प्रोवाइड्स ओनली हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मेटल है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। तो ध्यान रखना, वैकेंट डी का तो नाम आप भूल ही जाना, वो तो केवल एक स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं जनरली, आपको किसी भी बुक में ऐसा ही मिलेगा। बाकी आपकी कहानी कहां पे आके रुकनी चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे। अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा इसका मतलब जो ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो किस किस के बीच होगी, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। अब सही है बिल्कुल, जो मैंने बताया था वो स्टेटमेंट पढ़ लो, ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स हैविंग लोन पेयर। मतलब भरे हुए ऑर्बिटल होंगे लिगेंड के और वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे किसके, सेंट्रल मेटल। क्लियर है? देखो ये चीज जरूर समझ लेना कि जो बीबीटी है वो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बात करते हैं, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो उसी से आगे है, कंटिन्यूसली हम लोग आगे चल रहे हैं। जस्ट 1 मिनट।
देखो ठीक है, हाँ तो हम नेक्स्ट, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। मतलब कितनी जगह ओवरलैपिंग होगी या कितनी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितनी समन्वय संख्या होगी सेंट्रल मेटल की, उतनी डायरेक्शन में या उतनी जगह ओवरलैपिंग होगी। आगे चलते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी तो अब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है इसका मतलब देखो ध्यान से समझना। मैं ये देखो पहले, देखो किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की ये वाली कहानी होती है, ये देख लो, ये लगभग इसके आउटर मोस्ट सेल के आसपास की कहानी होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सेंट्रल मेटल आयन हाइब्रिडाइजेशन के लिए डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, तो ध्यान रखना एस और पी तो हमेशा ये रहेगा आउटर मोस्ट सेल का। अब बस कहानी जो उलझेगी वो डी ऑर्बिटल में उलझेगी। ये जो डी ऑर्बिटल है वो n-1 डी ऑर्बिटल के भी हो सकते हैं, और वो जो है वो एन डी ऑर्बिटल के, मींस आउटर मोस्ट सेल के डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। ये कहानी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो परफॉर्मा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो यही है। क्लियर है? इसी से देखो मैंने क्या लिखा था, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन में भी n-1 डी ऑर्बिटल, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनर डी ऑर्बिटल है। कौन सा डी ऑर्बिटल है? ये वाला इनर डी ऑर्बिटल। ये बस बोलने का तरीका है। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एंड मैंने बता दिया दोनों, तो इसको हम लोग बोल देंगे आउटर। देखो फिर आपको ध्यान रखना, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं कि अगर आपका n-1 डी ऑर्बिटल मीन्स अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है और फिर आपका कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझ लेना भाई अच्छी तरह से, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या है। अगर आउटर यूज होंगे तो इनको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों वर्ड आप ध्यान रख लेना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे? जब n-1 डी ऑर्बिटल यूज होंगे। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे? जब आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। इनर जब यूज होंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मींस n-1 डी ऑर्बिटल यूज होंगे, और इसमें जो होंगे एनडी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये ऑर्बिटल कब मिलेंगे आपको? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए आपको। तो अगर किसी मेटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तब तक तो ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये आपको वैकेंट तभी मिल सकता है जब उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाए। उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाए? पेयरिंग हो जाए। और अगर पेयरिंग होगी, अब ध्यान रखना, अगर n-1 डी ऑर्बिटल चाहिए तो ये ऑर्बिटल आपको मिलेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो उनका स्पिन कम हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक करैक्टर में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे वहां पे, और मैंने ये कहा था यहाँ पे नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी है ये वाली। ठीक है, तो पेयरिंग हो गई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, स्पिन कम हो जाएगा। और स्पिन कम हो जाएगा तो उनको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर आपके एनडी ऑर्बिटल यूज होंगे तो ये तो आपको पता ही है हमेशा ही वैकेंट रहेंगे, तो वहां पे आपको पेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स बोले जाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा होंगे। और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? आपके कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, दो टर्मिनोलॉजी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, 4 टर्मिनोलॉजी ध्यान रख लेना। कब क्या बनेगा वो भी आप लोग ध्यान रख लेना। अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज,
जस्ट 1 मिनट। देखो, मेनली आपको कंसंट्रेट कहाँ करना है, आपकी जो बीबीटी है वो बेसिकली 3 चीजों के बारे में बताता है। किस किस के बारे में बताता है? एक तो बताता है वो आपको इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, ये भी इसकी एक कमी होगी, ये क्लियर कट नहीं बता पाया था कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि इसने ये बात नहीं बताई थी कि लिगेंड भी वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर हम लोग लिगेंड को स्ट्रॉन्ग और वीक कंसीडर नहीं करें तो यहाँ पे हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल कब बनेंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे। और जब इनर और आउटर की कहानी है तो इसने फिर यहाँ पे लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में भी बताया। ठीक है, तो 2 चीजें तो ये बताई इन्होंने, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये क्लियरली नहीं बता पाया था, ये कमी है बीबीटी की, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पाया कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी देखना, हम लोग कम से कम भी 8 10 15 कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम लोग, तब देखना आपको पता चलेगा कि यार आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे यार कब हम लोग पेयरिंग करवा दे कब पेयरिंग नहीं करवाएं। तो पहले बता देता हूं, सारे एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे बीबीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक ये बताता है क्वालिटेटिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है, ये बीबीटी ये तो कह देता है कि ये मतलब डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये क्वांटिटेटिवली नहीं बता पाया कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये जो फॉर्मूला था वो नहीं समझा पाया, ये वाला जो मैंने बता लिखा था अभी √n(1+2) वाला, ये भी कमी थी इसकी, क्योंकि इसने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताया बट ये केवल क्वालिटेटिव बता पाया, ये डायमैग्नेटिक होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये थ्योरी नहीं बता पाई। क्लियर है? ये सारे स्टेटमेंट्स आप लोगों को बस 3 ही चीजों पे ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं, हमने पढ़ा कुछ भी हो, देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग। लिनियस पॉलिंग ने कहा था जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि सीएफटी में वो आयनिक इंटरेक्शन से बनता है। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट सारे, क्योंकि कंपैरिजन भी पढ़ना है आपके सिलेबस में, वो चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं साथ के साथ बता रहा हूं कि सीएफटी ने क्या कहा, क्या कमी रह गई बीबीटी की। ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट्स तक आप लोग एक बार चेक कर लो, अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज आगे चले हम। जितने स्टेटमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारी कहानी आप लोग देख लो एक बार। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा माइंड में रखना आप लोग हमेशा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो काम के हैं। ठीक है, फटाफट चेक कर लो, अगर किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी इश्यू हो तो आप लोगों को, अदरवाइज थोड़ा सा और डिस्कस कर ले हम लोग। फटाफट रिप्लाई कर दो भाई, किसी को कोई भी इश्यू हो तो। चलो आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या है देखो। देखो आगे की कहानी ये है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल एटम और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी हो, तो ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगा। देखो 2 चीजें ध्यान रखें, देखो हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है, कहानी वो की वही है, देखो जो वहां पे पढ़ी थी हमने, कोई नई कहानी नहीं लिखी। ठीक है, देखो एसपी, तो देखो एसपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक एस और एक पी, कहानी क्लियर। और अगर एसपी है तो आपको पता ही है एस और पी ऑर्बिटल हो जाएगा और स्ट्रक्चर वही इसकी लीनियर हो जाए। ठीक है, sp2 में भी कोई कहानी नहीं है आपको, एक एस 2p और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर।
ट्राइगोनल। देखो ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है आप लोगों को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक। तो अब ये आपको पता ही है, एक एस और 3p, और स्ट्रक्चर का भी पता है आपको, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ तक तो कोई इश्यू है ही नहीं आप लोग, यहाँ तक तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, कुछ बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखा देता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको ध्यान भी रखना। ठीक है, उस सबसे मैंने लिख लिए थे, लिख तो क्या लिए थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए मैंने फोटो खींच ली बुक से, मैं बता देता हूँ। उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसके रेफरेंस में देखा जाए तो देखो, इसके जो एग्जाम्पल हैं लीनियर वाले, वो एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रख लेना। जी एस थ्री होल ट्वाइस और प्लस, ध्यान रख लेना, नाम जरूर याद रख लेना, ये कंपाउंड सारे ध्यान रख लेना। और कर देता हूँ, वापस ले लेंगे उसको। और दूसरा जो है वो ए जी सी एन होल ट्वाइस ये माइनस, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने जो लिखे हैं, इनमें जो एजी का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगा। sp2 वाले की बात करें तो ध्यान रखना, वो ज्यादा नहीं, एक HgI3 करके होता है, HgI3। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें इस मरकरी का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2। टेट्राहेड्रल के तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, फिर भी मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को। देखो बॉन्ड एंगल वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, बॉन्ड एंगल वगैरह वही है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, कोई नया चेंज नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं बता दूंगा यहाँ पे। चलो इसके एग्जाम्पल लिख लेना भैया आप लोग फटाफट। देखो एक तो CuCl4 2 माइनस, ZnCl4 2 माइनस, FeCl4 माइनस, NiCO4। ठीक है, और इसके बाद में ZnNH3 होल 4 प्लस 2, ये चारों है। देखो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, वो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये ध्यान रख लेना लोग अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलें। देखो बहुत सारी जगह जब आप इनका बीबीटी के अकॉर्डिंग जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। आप लोग ये मत सोचना सर ने लिखा दिया तो काम हो गया, एक एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना। हम तो निकालेंगे ही 15 कंपाउंड्स का, कल का हमारा यही टारगेट है। अभी तो मैं केवल आपको एग्जांपल बता रहा हूं, कम से कम भी 15 कंपाउंड लेकर के अलग अलग हम लोग उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बीबीटी की हेल्प से। ठीक है, लेकिन आप भी उससे पहले कोशिश करना। चलो ये एसपी, ये सारे एग्जाम्पल किस में जाएंगे, sp3 में जाएंगे। देखो अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं, और इंपॉर्टेंट चीजों में क्या स्टार्ट होता है, देखो सबसे पहले तो dsp2। चलो आप लोग बताओ इस dsp2 में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो इस dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा वाला, लास्ट वाला शो नहीं हो रहा, लास्ट वाला शो नहीं हो रहा, पर ये देख लेना AgCN2 माइनस है, अब दिख रहा होगा शायद, पर उतार लो आप लोग। वैसे तो मैंने लिख के, अच्छा ये नहीं लिखे हैं मैंने, एक बार उतार लेना आप लोग, याद आ गया मेरे। क्वेश्चन ये था हमारा, एक तो बोल रहा है dz स्क्वायर, एक बोल रही है x स्क्वायर y स्क्वायर। ध्यान रखना आप,
यही चीजें ध्यान रखने की हैं। देखो इसमें यूज होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छी तरह से समझ लेना। देखो डीएसपी में, डीएसपी टू में जो डी ऑर्बिटल यूज होगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट ध्यान रखना डीएसपी थ्री में जो यूज होगा वो डी जेड स्क्वायर। माइंड में सेट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको डीएसपी टू वाले एग्जाम्पल बताता हूं जो आपको ध्यान रखने ही हैं। देखो PdCl4 2 माइनस, भाई NiCN4 2 माइनस, ठीक है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखना प्लेटिनम। देखो आप वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही बात है ये 2 प्लस। आप यही पूछना, या सॉरी ये तो प्लेटिनम है, आपने प्लेटिनम बोला था, हाँ वो भी है, कोई इशू नहीं है। कॉपर NH3 2 प्लस, और आप वाला आ गया है PCl4 2 माइनस। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, वैसे हाइब्रिडाइजेशन वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया हमारा, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, सेम आ गया। दोनों का डी ऑर्बिटल भी सेम आ गया। तो अब हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आई थिंक दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। बिल्कुल सही बात। शायद अब मेरे को लगता नहीं हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया है जो हम लोग इतनी देर डिस्कस कर रहे थे। देखो यही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि देखो सारी चीजें मैंने सिस्टम से ली हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गई होगी दशरथ अब आपकी कहानी, क्योंकि मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि हम कंपैरिजन कौन से लेवल पे करें, मेटल का करें कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करें। क्योंकि अगर sp3 है और एक dsp2 है तो डी वाले में डायरेक्शनल करेक्टर ज्यादा होंगे, डायरेक्शनल करेक्टर ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लॉजिक बहुत सारे हैं देखो, लेकिन देखो वो चीजें तभी समझ में आएंगी जब हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे, क्योंकि अब कोई कंपैरिजन का मतलब ही नहीं रहा। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात कर लें DSP2 की। DSP3 के एग्जाम्पल्स बताता हूं मैं आप लोगों को। और देखो इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल जो वेल नोन है CuCl5 3 माइनस, और ये अकेला एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रख लेना इस एग्जाम्पल का। ये वाला है, इस वाले एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल होंगे तो और भी बता देंगे। बिल्कुल डायरेक्शनली सिमेट्री के बेस पर देख सकते हैं। बिल्कुल देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखो चीजें क्लियर तभी होती हैं जब हम लोग सिस्टम से चलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलो ये हो गया। अब देखो ये कहानी क्लियर हो ही गई। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, देखो आपका जो दो तरह का, अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है, इसमें जो होंगे वो इनर डी ऑर्बिटल होंगे और इसमें आउटर डी ऑर्बिटल। बट एक अच्छी बात ये है कि चाहे कोई से भी डी ऑर्बिटल हो, दोनों में सेम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। ये ध्यान, चाहे चाहे D2sp3 हो, चाहे sp3d2 हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, वैसे आप बना ही सकते हो अगर इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए। एक मिनट जस्ट वेट, तो आप लोग एक चीज गड़बड़ कर दी हमने, जस्ट 1 मिनट में इसको हटा रहा हूं यहां से। एक चीज ये तो सही है हमारा, इसको मैं हटाता हूं एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग।
मैंने नीचे हम लोगों ने जो बात की है, एक मिनट बस, ये sp2 तक की कहानी हो गई ना हमारी, आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग कहानी पढ़ते हैं sp3d की। ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये मैंने नहीं बताया था। और sp3d की बात करें हम लोग अगर, ठीक है, तो sp3d की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो इसका है, ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, उसका भी बताऊंगा मैं। ये थोड़ा सा एक बार करेक्शन, ये इसका एग्जाम्पल है। एक बार मैं नीचे वाले को उठा रहा हूं और इसके बाद में मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, और वो एग्जाम्पल है हमारा अब की बार, अब हमारा है DSP3। ये ध्यान रख, अब की बार हमारा जो एग्जाम्पल है वो DSP3। वो DSP3 में मैंने आपको बता दिया है, sp3d में मैंने बता दिया था, इसमें इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, dz²। और इसमें जो होगा ये, इसमें बिल्कुल dx², y²। देखो समझ लेना अब आप चीजों को, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोगों को, और इसका जो एग्जाम्पल है DSP3 का, वो है आपका FeCO5। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, चाहे कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, इन दोनों में स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगी, और स्ट्रक्चर जो होगी वो आपको पता ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। थोड़ा सा करेक्शन मैंने करवा दिया है, वो ध्यान रख लेना बस, बाकी सारा सही है। देखो इसकी आपको स्ट्रक्चर पता ही है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, इन दोनों की मैंने बता दी है, sp3d है। देखो दोबारा बता रहा हूं, dsp2 में इन्वॉल्व होगा dx² y², sp3d में आएगा dz², dsp3 में आएगा dx² y²। इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d का एग्जांपल CuCl5, मतलब और ब्रैकेट के बाद 3 माइनस, और dsp2 का एग्जांपल होगा FeCO5। यहां तक चेक कर लो आप लोग, ठीक है। बस एक लास्ट जो हम लोग लिखना चाह रहे थे, लास्ट क्या था हमारा, sp3 D2sp3 और sp3 की का, ठीक है। इन दोनों में ऑर्बिटल्स मैंने बता दिए आपको, स्ट्रक्चर हमेशा दोनों की सेम रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। और थोड़ा सा काम आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, सिंपल मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप छांट लेना कौन से में D2sp3 और कौन से में sp3d2 प्लस टाइटेनियम एस्टोका होल 6 प्लस FeCN6 माइनस COS3 होल 6 प्लस EtCl6 2 माइनस और COF6 3 माइनस। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। देखो आज मैंने केवल आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन बताया। कल हम लोग, मैं अलग से छांट लिए हैं मैंने, कम से कम भी 15 एग्जाम्पल, जहां पे आपको दिक्कत आती है, जहां पे हमारा जितना भी कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, कुछ कमियां निकालेंगे बैलेंस बोर्ड थ्योरी में। ये चीज बैलेंस बोर्ड थ्योरी नहीं समझा, ठीक है। तो आज की क्लास मेरी तरफ से खत्म, और कल की क्लास हमारी और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये मान के चलना, क्योंकि हम लोग कल लगभग लगभग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी हो, ये एग्जांपल्स आप उतार लेना जरूर, सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए आपको। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग बता दो, अदरवाइज खत्म करें आज की क्लास। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पर, तब तक सबको शुभ रात्रि।